हाँ लक्ष्मी जी बताइए। बताइए। हाँ गुरुजी, सेकंड स्टेप में राहु थर्ड में केतु नवम में, दोनों की अच्छी स्थिति, तो ये किस्मत के ग्रह माने जाएंगे। लेकिन एक राहु मिनट लक्ष्मी जी दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? सेकंड सेकंड स्टेप स्टेप। में सेकंड हाँ स्टेप में राहु थर्ड में केतु नवम में। ठीक है। ठीक है, दोनों की पोजीशन अच्छी है, तो हम लोग राहु को लेंगे क्योंकि होरा में राहु का आ रहा है। बिल्कुल। तो इसका वार तो है नहीं, क्योंकि अभी आशुतोष। सुनिश्चित नहीं है वार। तो राहु के पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं, और क्या राहु 42 साल बाद किस्मत देगा? यस, पहली बात तो ये समझिएगा, जितना शुभ ग्रह आपका किस्मत का ग्रह होगा उतनी ही जिंदगी में जल्दी तरक्की उन्नति आएगी। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी जिंदगी में गुरु ग्रह किस्मत का हो, दूसरा अगर आप कंपैरिजन करें कि जिसका राहु किस्मत का ग्रह हो, तो राहु वाले को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जुपिटर। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह किस्मत का ग्रह हो और हाँ, दूसरी तरफ मंगल ग्रह किस्मत का ग्रह हो, तो जिसका किस्मत का ग्रह शुक्र है वो एंजॉय करेगा, ज्यादा एंजॉय करेगा, ज्यादा अपनी लाइफ को स्मूथली जिएगा। जबकि जिसका मंगल है उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको उतनी स्मूथनेस नहीं मिलेगी। तो ग्रह के नेचर के अनुसार भी हमें फलित प्राप्त होगा किस्मत के ग्रह का। जैसे कि सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु को मानते हैं, तो जिनका गुरु है उनमें थोड़ा स्मूथनेस ज्यादा रहती है। और अगर राहु होगा तो निश्चित तौर पर 42 साल की एज के बाद ही उनके लाइफ में सक्सेसफुल इवेंट्स होंगे। 42 तक उसके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, स्ट्रगल बना रहेगा। फिर भी चूंकि नियम है कि हम 42 तक तो इंतजार नहीं कर सकते। अब कोई बेचारा यंग बच्चा आ गया 24-25 साल का, आपने लाल किताब देखी और कहा भाई ये तो राहु है, इसका तो जो बढ़िया ग्रह जी। किस्मत का, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते 42 साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसको इस बीच में शादी भी करनी है, नौकरी भी करनी है, काम धंधा भी करना है। तो जी। आप उसको क्या करेंगे कि राहु के बारे में समझाएंगे कि राहु करता क्या है, और राहु के पॉजिटिव साइड में रहना। राहु की सबसे पॉजिटिव साइड क्या है? टू मेकिंग प्लानिंग, हर चीज प्लानिंग के साथ करनी है। उसको कहना है कि हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना है, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करना है। प्लानिंग बनवा बनवा करके काम करना, हमेशा टारगेट बना बना के काम करना है। तो आप देखेंगे वो बच्चा को थोड़ा स्मूथनेस ज्यादा आ जाएगी। अगर वो किस्मत के इस राहु ग्रह को नहीं समझेगा तो दिक्कत आ जाएगी। उसे बताना है कि आपको माँ भगवती का, माँ दुर्गा की पाठ पूजा ज्यादा करनी है, माँ का ज्यादा ध्यान करना है, छोटी कन्याओं का पूजन करना है, छोटी कन्याओं को हलवा खिलाना है, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पर भी मत्था टिकाना है आपने। तो पर नारियल जल प्रवाह नहीं करने, जो जल प्रवाह नहीं करना है। यानी कि जो ग्रह किस्मत का ग्रह है उसकी चीजों को जल प्रवाह नहीं करेंगे। और अगर वो ग्रह गुरु है तो गुरु की चीजों का दान भी नहीं करेंगे, जल प्रवाह भी नहीं करना, दान भी नहीं करना। तो उससे रिलेटेड चीजों को अपने साथ बना के रखना है। रिलेटेड चीजों का मतलब उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीजों को हमने अपने साथ बना के रखना है। जैसे राहु का जो चीज पॉजिटिव चीज होती है, हाथी, चांदी का बना हुआ ठोस हाथी। तो ऐसा आदमी अगर चांदी का हाथी अपने पास रखता है, ठोस चांदी का, खोखला नहीं होना चाहिए अंदर से, तो उसके लिए वो शुभ, वो ज्यादा बेटर काम करेगा। गुरुजी, चांदी का हाँ जी। हाथी रखने पे कुछ लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं कि उनकी सूंड ऊपर होनी चाहिए या नीचे, या इसके भी कुछ लक्षण हैं? हाँ वो भी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा था कि पूंछ ऊपर नहीं होनी चाहिए, सूंड का तो देखा जाएगा, है ना। सूंड नहीं, पूंछ का इफेक्ट ज्यादा रखे। सूंड जो है अगर ऊपर भी होती है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात। फिर भी अगर सिंपल हाथी, मेरा ये मानना है,
जिसकी सूंड नीचे हो, पूंछ भी नीचे हो, वो बेटर है, वो शांत माना जाता है, शांत राहु। दो रख ले। गुरु जी एक चीज और कि वो कि आप ही ने बताया कि जिनके राहु में कोई दिक्कत हो तो उनको पर धर्म यानी कि मोमडन धर्म में या मस्जिद वगैरह में नहीं जाना चाहिए। तो क्या इसमें ये साईं बिल्कुल, बाबा जी का भी मंदिर काउंट करेंगे? जिनका राहु अच्छा हो, उनको मस्जिदों में, उनको कब्रगाहों पर, इन जगहों पर पीर फकीर पीरों के पास, इनके पास नहीं जाना चाहिए। जिनके राहु खराब होते हैं, ये राहु खराब होने की निशानियां हैं। जिनका भी राहु किस्मत का ग्रह हो तो उसको तो बिल्कुल ही इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैंने जैसे कि आपको जब राहु कराया था तो मैंने क्या कहा था कि ये भूत प्रेतों का ग्रह भी माना जाता है, और अगर आप भूत प्रेतों की तरफ जाएंगे और मुर्दों की तरफ जाएंगे तो दिक्कत आएगी। ज्यादा बेटर है, मैंने क्या बताया कि ग्रह की पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना है, नेगेटिव चीजों में नहीं जाना हमने। जैसे राहु की तो चीजें नशे की चीजें भी होती है, पर हमने वो चीज नहीं लेना कि भाई हमारी किस्मत का ग्रह ये है तो हम भांग पिएंगे, वो काम नहीं करना। तो हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है जिससे पॉजिटिविटी बढ़े। हमने गुरु के, अगर ग्रह हमारा किस्मत का ग्रह है तो गुरु की अच्छी बात के ऊपर जाना, अच्छी चीज पे जाना है, गुरु की नेगेटिव बात पे नहीं जाना। हमने इस पॉइंट को नोट नहीं करना है कि गुरु तो वही अच्छा जिसमें अहंकार बहुत होता है, जो घमंडी टाइप का होता है। तो हमने उस पॉइंट को नोट नहीं करना। हमने अपने किस्मत के ग्रह को अच्छा बनाना है तो हमने ये देखना है वो गुरु अच्छा जो सॉफ्ट नेचर्ड हो, जो इगोइस्टिक ना हो, और जो लोगों की भलाई करने में विश्वास रखता हो और अपनी शिक्षाओं के द्वारा दूसरे के जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता हो। तो हमने वो क्षमताएं डेवलप करनी है अपने अंदर, बजाय कि वो कि आप दुर्वासा ऋषि को फॉलो करने लग जाएं कि वो क्रोध में लात मार दी थी, श्राप दे दिया था, ये कर दिया था, वो सब चीजों में नहीं जाए। हर ग्रह की पॉजिटिव चीजें भी हैं, हर ग्रह की नेगेटिव चीजें भी हैं। जैसे गुरु की पॉजिटिव चीज क्या है? हल्दी। हल्दी, और अगर आपकी जेब में पैसा है तो केसर, इसकी पॉजिटिव चीज है। तो आप केसर का सेवन अपने भोजन में बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा, हल्दी का सेवन बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके विपरीत अगर आपका जो गुरु का नेगेटिव चीज क्या है? नॉन वेज। अगर हम नॉन वेज की तरफ जाएंगे तो वो गुरु को खराब करने का काम करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के किस्मत का ग्रह, जिनका गुरु ग्रह बनता है, वो नॉन वेज खा करके, ड्रिंक पी करके जो है अपने ग्रह को कबाड़ा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनको गुरु की तरह रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता और उनके जीवन में स्मूथनेस नहीं आ पाती, और वो हार्ड वर्क करके पैसा तो कमाएंगे पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उनको इतने अच्छे अवसर नहीं मिलेंगे, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। जैसे किसी का चौथे भाव में गुरु बैठा हुआ है तो उच्च का हो गए, भूल करके भी नॉन वेज, अंडा, मांस, मदिरा, इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। किसी तरह का टोबैको का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का जर्दे का सेवन नहीं करना चाहिए। उसको बिल्कुल अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक, जितना नेचुरल, शुद्ध, सात्विक वो अपने जीवन को बना करके रखेंगे, उतना ही ज्यादा गुरु उनके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगा, और वो देखेंगे कि उनका मान सम्मान दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, केवल उस बात को फॉलो करने मात्र। आपको बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है उसकी, वो तो किस्मत का ग्रह, पहले से ही किस्मत का ग्रह। बस ध्यान ये रखना है कि हमने उस ग्रह को खराब नहीं होने देना है। पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया। हम नंबर कितने दें? एक नंबर पर कौन रखें, दो पर कौन रखें? एक तो लाल किताब बाध ग्रह नहीं मानती। किसी का किस्मत का ग्रह ही बाधक ग्रह हो, उधर तो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग। ये बड़ी समस्या। मैंने क्या देखा, ज्यादातर ज्योतिषी लोग जो है ना, लाल किताब के ही उपाय देते हैं, वो बताते नहीं। ऐसे कराइए ना।
है नहीं, बड़ी जरूरी है जी। अगर आपने इसका क्रिटिकल एनालिटिकल स्टडी करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो और एक ये चीज जानना पड़ेगा। अब लाल किताब और वैदिक, ठीक है, 90-95% कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, बट फिर भी प्रिंसिपली स्पीकिंग ये लाल किताब वैदिक के कई सूत्र मानती है, कई सिद्धांत मानती है। सर आ गए। दोनों अलग है। जी जी, और कौन पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था सर। हाँ हाँ, अरविंद जी बताएं। मैं ये कहना चाहता था कि आपने एक हमारी दुविधा और भी दूर कर दें। लाल किताब जैसे वैदिक ज्योतिष के कई चीजों को नहीं मानती है। वैदिक आप यानी कि व्यक्तिगत रूप से वैदिक ज्योतिष में और लाल किताब में प्रेफर किससे करेंगे? नंबर क्या देंगे? क्रम क्या रखेंगे 1-2 पर? अरविंद जी, नंबर एक बात तो, क्योंकि मैं वैदिक का भी टीचर हूँ और लाल किताब भी पढ़ाता हूँ, तो बहुत ईमानदारी से आपको बताऊंगा, दोनों में ही कोई बहुत बड़ी असमानता नहीं है। अगर हम डेप्थफुली ईमानदारी से अगर पढ़ते हैं तो उतनी ही मेहनत लाल किताब में करनी पड़ती है। मेहनत तो ठीक है सर। और अगर डिविजनल चार्ट्स उधर से छूट रहे हैं तो इधर से कुछ नए कंसेप्ट लाल किताब में होते हैं। जैसे अभी मैं मसनूई ग्रह कराऊंगा, जिसे मनसूई ग्रह भी कहते हैं, वो ग्रह आपको बिल्कुल उतना ही रस निकाल देंगे जितना डिविजनल चार्ट्स में निकला था। तो कहने का मतलब चीजें वैसी हैं, पर हाँ, लाल किताब में समझने के लिए बहुत आसान है, प्रैक्टिकल समझने के लिए बहुत आसान है। वैदिक में प्रैक्टिकल हमें बहुत लेट समझ में आता है, मतलब इसमें ये 5 साल भी ले सकता है, वैदिक 10 साल भी ले सकता है, 5 से 10 साल लगा देता है जब आदमी को समझ में आता है अच्छा इस ग्रह का मतलब ये हुआ। जबकि लाल किताब में वो चीज आपकी 6 महीने से 1 साल के भीतर भीतर आ जाती है, हर हालत में डेवलप हो जाती है। दूसरा, लाल किताब जड़ों से जोड़ता हुआ चलता है, पहले दिन से ही जड़ों के साथ जोड़ता हुआ चलता है, और हमें पहले दिन से ही रेमेडी की भी बात समझाता हुआ चलता है, जो कि वैदिक में बहुत लंबे समय के बाद रेमेडीज का नंबर आता है। थोड़ा ये बेसिक अंतर। पर जहां तक बात है कंसेप्ट्स की, कंसेप्ट मुझे लगता है लगभग एक जैसा वही कंसेप्ट है, सिर्फ चीजों को देखने का तरीका भर बदला है। जैसे आज ग्रामर सिंपल है सर, इसकी ग्रामर सिंपल है, इसीलिए ना थोड़े से मतलब कम बुद्धि के आदमी को समझ आ जाएगा। नहीं, उसे लगता है कि जल्दी समझ में आ रहा है। नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। ये तो उसे लगता है कि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और कोई अगर थोड़ा सा भी समझदार आदमी है तो बहुत जल्दी कैच कर लेता है इसके कैच कर लेता है। और अगर इसको आराम आराम से समझाया जाए, मतलब गोल गोल करके ना घुमाया जाए अगर लाल किताब को, तो स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सारी बात मैंने समझता हूँ, जहां तक मैं टीचर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है लाल किताब। यस सर। लाल किताब का टीचर चाहे तो बिल्कुल 1.5-2 साल तक गुमराह करके रख सकता है, और जो चाहे तो वो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ा सकता है। कि अगर वो निचोड़ निकाल के दे देगा ना कि ये नेट रिजल्ट ये है, ये निचोड़ है साहब, ये कर लो, तो वो कंसेप्ट आपको जल्दी पल्ले पड़ जाए। नहीं तो जैसे कि आप बहुत सारी, हम भी लाल किताब पढ़ते रहते हैं अलग अलग लेखकों की, किस्मत वाले ग्रह में ही आधी अधूरी चीजें लिखी गई। ये तो चलो, मैं बहुत लंबे समय से लाल किताब की मैं प्रैक्टिस भी साथ में करता रहा हूँ, तो मैं इस चीज को बहुत ही नजदीकी से भी इस चीज को वाच करता रहा हूँ। लाल किताब के मद्देनजर से मैं बहुत सी चीजों को देखता रहा हूँ। तो मेरा अपना ये मानना है कि लाल किताब में समझना तो बहुत आसान है, पर अगर टीचर आपको सही ईमानदारी से समझाने की कुव्वत रखता हो या नेक नियति रखता हो तो बहुत आसान है। फिर तो मैं मानता हूँ, देखिए मेरे को अपनी एफिशिएंसी पर विश्वास था, इसलिए मैंने 15 डेज क्लास रखी, जबकि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट होगा तो 15 दिन में, अब भी नहीं कह रहे हैं, कहने का मतलब फिर भी मतलब एक प्रयास जो किया मैंने वो किया, नहीं तो 80 क्लास 90 क्लास से पहले तो कोई मतलब ही नहीं बनता।
अगर हम पूरी बात को लेकर के चले, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ईमानदारी से हर क्लास में एक नट सेल में उनको चीज पकड़ानी है उनके हाथ के अंदर, जिससे उनको समझ आए। जब भी वो वीडियो देखेंगे उस दिन उस ग्रह से रिलेटेड या उस कंसेप्ट से रिलेटेड उनका कंसेप्ट क्लियर हो गए ही जाएगा, उस एक क्लास में ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे उसके लिए दूसरी क्लास उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा आत्मविश्वास है, क्योंकि इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अगर किताब से मैं चलूंगा, उसके हिसाब से चलूंगा, तो फिर वो पूरा अपना लंबाई समय है, इसमें बहुत लंबा हिसाब किताब। मुझे तो आज आपने हैरान कर दिया। क्या बात गुरुजी? एक मिनट रश्मि जी, अरविंद जी पूरा कर लें बात को। अरविंद जी पूरी कीजिए। यानी कि मेरा यानी कि इसमें मैं मतलब वैदिक से तो कोई और ग्रह देख रहा था सर, इसमें मेरा शनि आपने बताया कि वह है किस्मत का ग्रह, और वह सही लगा क्योंकि वह 70 साल के बाद मिला है मुझे। शनि भी धीरे चलने वाला है और भाग्य भी धीरे धीरे चला। सारे काम करने के उपरांत पता लगा कि ये शनि मेरा भाग्य का ग्रह था। और शनि की एज क्या है सर? अगर जिंदगी में स्मूथनेस अरविंद जी थोड़ी बहुत आती है तो वो भी 36 साल की एज के बाद, क्योंकि 36वां साल जो होता है ये शनि का साल है, यानी कि इसके बाद ही कुछ करेगा। ठीक बात है ना, तो ये भी एक खास। हाँ गायत्री जी, एक एक करके सभी का लेंगे, कोई बात नहीं, आप अपने क्वेश्चन को लिख के रखें। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने स्टेप 2 में बताए उच्च के ग्रह, तो मेरा जो मून है वो दूसरे घर में है, लेकिन उसके साथ मरकरी और मार्स भी है, तो उसकी पावर कम हो गई। पावर कम, पर किस्मत का ग्रह तो वही है, पावर बढ़ाने की किस्मत का ग्रह वही है। अब हमारे साथ चैलेंज हो गया। चैलेंज क्या हो गया? जैसे आप सभी के सुनने की वाली बात है, जैसे गायत्री जी के केस में चंद्रमा इनकी किस्मत का ग्रह निकल गया। अगर यहाँ पर चंद्रमा अकेला बैठा होता तो हमने फिर क्या जज करना था कि कहीं चंद्रमा वीक तो नहीं है। और चंद्रमा वीक देखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि देखिए, चेक कीजिए कि गुरु ग्रह खाना नंबर 1 से लेके 6 के बीच में कहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब गुरु चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। तो ये देखने का मैंने तरीका बताया था, या केतु से मैंने बताया था। तो इनका तो साफ स्पष्ट है कि चंद्रमा के साथ पहले ही बुध बैठ गया, चंद्रमा के साथ मंगल भी बैठ गया, यानी कि चंद्रमा के लिए प्रॉब्लमेटिक कौन है? बुध ग्रह प्रॉब्लमेटिक है। तो यानी किस्मत के ग्रह को किसी 2 अन्य ग्रहों ने भी अपना प्रभाव बना रखा है। तो किस्मत उस तरह से काम नहीं करेगी जैसे करनी चाहिए थी। तो इससे हमें पता चल गया। तो हमारा चैलेंज ये है कि इस बुध ग्रह को अलग करना है, चंद्रमा से बुध को अलग करना है। अगर चंद्र बुध अलग नहीं करेंगे तो हमारे लिए मामला फंसा है। वो आगे हम लोग जब करेंगे, एक बार मैं मसनूई ग्रह करा दूं आप लोगों को क्लास में, फिर ये कैसे अलग करते हैं, अगर 2 ग्रह इकट्ठे बैठ जाएंगे तो उनके प्रभाव को कैसे नष्ट किया जाएगा वो मैं बताऊंगा, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ मंजीत जी। नमस्कार गुरु जी। गुरु जी मैं ये कह रहा था, जैसे आपने बताया कि किस्मत का ग्रह है ना, वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। उसके लिए आपने बताया कि अगर पाप का ग्रह है तो हम जन प्रवाह का ग्रह अगर कमजोर आता है या वो वीक हो जाता है, उस केस में फिर हम कैसे इसे टैकल करेंगे? क्योंकि बेसिकली तो वो किस्मत का ग्रह है, ताकत देनी पड़ेगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपका किस्मत का ग्रह नीच राशि का भी हो सकता है कि ये बहुत कमजोर भी हो सकता है। भाई देखो, गरीबी कैसे आती है या परेशानियां कैसे आती है? अगर हमारे किस्मत का ग्रह मजबूत होगा तो इसका मतलब ना गरीबी ना परेशानी ना कोई दिक्कत होगी ही नहीं। फिर तो किस्मत का मतलब ही है लाइफ में स्मूथनेस, सिंपल सी बात है। तो ये हो सकता है मंजीत जी, और मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। अगर किस्मत का ग्रह ही बढ़िया फर्स्ट क्लास है तो फिर कहना ही क्या, फिर तो मौजा ही मौजा है। पंजाबी में कहते हैं मौजा ही मौजा है जी। फिर तो अगर वर्षफल में खराब हो जाए गुरु जी तो फिर उस समय ये जो भी किस्मत का ग्रह है, खराब हो या अच्छा हो, वर्ष फल में हमने उसको बड़े अच्छे ढंग से देखना है। दूसरी बात, हर साल का किस्मत का ग्रह एक अलग भी होता है।
जो भी सेकंड हाउस में ग्रह आएगा, वर्षफल में जो भी सेकंड हाउस में जो ग्रह आएगा वो भी उस साल का किस्मत का ग्रह माना जाता है। तो उस साल उस ग्रह का दान नहीं करना, तो उसका बड़ा ध्यान रखना, नहीं तो पैसे का मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब भी आपकी किस्मत का ग्रह वर्षफल में अच्छा बन करके आएगा वो साल किस्मत वाला होगा, और अगर आपकी किस्मत का ग्रह कमजोर बन जाएगा वर्षफल के अंदर तो वो साल दिक्कतों वाला रहेगा। जो प्रेडिक्शन करोगे ना आप लोग, तो यहीं से तो पता लगाओगे भाई किस्मत का ग्रह कहाँ गया, कि वर्षफल के अंदर अच्छा गया, बुरा गया, कैसा नहीं गया, तब पता चलेगा। ओके, थैंक यू गुरुजी। ठीक है, हाँ बहन जी, अर्चना जी, हाँ बहन जी बताइए। सब जो आपने बताया है कि अगर थर्ड में राहु हो और नाइन्थ में मंगल और केतु हो तो इसमें किसको मानेंगे, राहु को? थर्ड में राहु और क्या बोला? नाइन्थ में केतु के साथ मंगल। तो राहु नहीं, फिर मंगल तो होगा ही नहीं ना वहां पे, तो राहु को हमने लेना है। राहु थर्ड का जो राहु होगा वो, क्योंकि मंगल तो किस्मत का जब ही बनेगा जब पहले भाव में हो या 8वें में हो या 10वें में हो, उससे पहले वो बनेगा ही मंगल तो राहु केतु बताया ना आपने 9th में। हाँ, तो केतु अगर हम उसकी होरा देखेंगे तो केतु सबसे लास्ट का है। केतु से पहले शनि आएगा, शनि से पहले राहु आएगा, तो राहु पहले आ रहा है, तो राहु हमारी किस्मत का ग्रह माना जाएगा। हाँ रश्मि जी, रश्मि आंडा जी। गुरुजी, अगर हमारी किस्मत का ग्रह बद हो लाल किताब में, तो भी क्या हमारे को वही किस्मत का ग्रह रहेगा? तो उसका हमें क्या? बद सिर्फ मंगल होगा, बद मंगल को देखना बहुत जरूरी है, ये सभी ध्यान रखें। जब भी आप लाल किताब कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले मंगल बद को चेक करें। मंगल बद सबसे ज्यादा काम को बिगाड़ने वाला। जिनको याद नहीं है वो मंगल ग्रह का वीडियो देखें, फटाफट मैं बता देता हूँ मंगल बद कैसे होता है। यदि मंगल अष्टम भाव में हो, मंगल केतु एक साथ अष्टम भाव में हो, बुध ग्रह तीसरे भाव में, यदि किसी व्यक्ति का बुध तीसरे भाव में है तो भी मंगल बद माना जाएगा। बुध फर्स्ट हाउस में या अष्टम भाव में है तो भी मंगल बद हो जाता है। सूर्य और शनि अगर एक साथ हों तो भी मंगल बद हो जाता है। शुक्र नवम भाव में हो तो भी मंगल बद हो जाता है। चंद्रमा 12वें में हो तो भी मंगल बद हो जाता है। राहु ग्रह 5वें में हो या राहु ग्रह 9वें में हो तो भी मंगल बद हो जाता है। और मंगल बद होते ही आपने उस इंसान के सिम्टम्स मिलाने हैं। मंगल बद वाला व्यक्ति के साथ जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, बिना मतलब के व्यर्थ के वार्तालाप बहुत होते हैं, उनको गुस्सा बहुत आएगा, ब्लड प्रेशर उसको अर्ली एज के अंदर होने के चांस बन जाएंगे, कोई ना कोई शरीर में तकलीफ बनी ही रहेगी, कोई ना कोई शारीरिक व्याधियां परेशान करती ही रहेंगी, खुश नहीं रह पाएगा अपने जीवन, दूसरों को भी दुखी करेगा, खुद भी दुखी रहेगा, किसी ना और कोई ना कोई कड़वी बात कहने का प्रयास करता रहेगा दूसरों से, जिसके कारण उसके खुद के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। मंगल बद का इलाज पहले करना जरूरी है बजाय किस्मत के ग्रह के, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मंगल बद जो है चीजों को बहुत बिगाड़ता है, तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल बद हो तो उन्हें मंगल ग्रह को सूर्य का, चंद्रमा का और बृहस्पति का, चंद्र बृहस्पति 3 ग्रहों की मदद पहुंचाना जरूरी है। अब देखिए जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ हैं उनका तो मंगल नेक माना जाएगा, यानी मंगल बद दिखाई भी दे तो भी उसने वो नेक मानना है। परंतु अगर हम सूर्य बुध साथ नहीं है तो और मंगल बद है, लक्षण मैच कर रहे हैं, तो पहले मंगल बद का उपाय करें, नहीं तो वो सारा गुड़ गोबर कर देगा। और ऐसा नहीं है कि मंगल बद वाला पैसे नहीं कमाता, पैसे कमाता है पर रिलेशन नहीं कमा पाता, मान सम्मान उतना नहीं कमा पाता, और वो आदत वही एक बात, बिना मतलब झगड़ा करने की प्रवृत्तियां, बिना मतलब बैर भाव बांधने की प्रवृत्तियां, वही सब चीजें, या आवश्यकता से अधिक समझदारी दिखाने की प्रवृत्ति, तो मंगल बद और किस्मत का ग्रह है हमारा है गुरुजी, किस्मत का ग्रह अगर हमारा मंदा हो तो? हाँ मंदा कहिए, मुझे सुना पद बोला आपने, मंदा बोला आपने पहले, है ना, तो चलो कोई बार मंगल पद भी समझा दिया है, कोई बात नहीं, ज्यादा समझाने में फायदा ही है।
अगर मंदा ग्रह हो तो उसको ठीक बनाना है। किस्मत का ग्रह अगर मंदा हो तो उसे ठीक बनाना। ठीक बनाने का क्या काम, मतलब कि उस ग्रह से रिलेटेड जितनी भी शुभ चीजें होती हैं वो अपने पास उनको कायम कर रहा है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने, जैसे आप रत्न धारण कर सकते हो, उनकी धातु धारण कर सकते हो। मान लीजिए किसी का किस्मत का ग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा के लिए वो क्या करे, चांदी का कड़ा धारण कर ले, तो चांदी का कड़ा धारण कर ले, मोती धारण कर ले। तो इसे कहते हैं चीजों को कायम करना। जैसे हमने उपाय बताया था, अपनी माँ से चांदी की डिब्बी में चावल भर कर ले ले, अपने घर में चावल कायम कर ले, चांदी अपने पास रखे, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखे। ये सब उस ग्रह को ताकत देने के लिए। बाकी साथ में मैं आप लोगों को एक और बात कहूंगा कि आप वैदिक उपाय भी जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं किस्मत के ग्रह के साथ। यानी कि आप मंत्र जाप भी कर सकते हो उस ग्रह का, आप पाठ पूजा भी कर सकते हो, उस ग्रह से रिलेटेड देवी देवता का पाठ पूजा भी आप कर सकते हो, बहुत सारे काम। हाँ बताइए। और अगर गुरु ग्रह है, किस्मत का ग्रह है और मन है, तो हमें गुरु से रिलेटेड दान करना चाहिए। हेलो। हाँ हाँ हाँ, अगर किस्मत का ग्रह गुरु है तो सबसे पहले हमें गुरु बना करके गुरु ग्रह है, मंदा भी है और पीले कपड़े दान नहीं करने। ओके गुरुजी। जी गुरुजी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी गुरुजी। चलो लगता है आज इंटरनेट कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, तो हम आज यहीं तक करते हैं। कल रखेंगे क्लास शाम को 7:30 बजे, शाम को क्लास रखेंगे तो उसके अंदर हम डिटेलिंग करेंगे। हाँ जी गुरुजी, है ना। अभी मुझे लग रहा है कि मामला गड़बड़ है, किस्मत का ग्रह दाएं बाएं चल रहा है। चलिए व्हाट्सएप पर मिलते हैं। थैंक यू।